एविएशन सिक्योरिटी अवेयरनेस कोर्स के 5वें भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हवाई जहाज में ले जाने के लिए प्रतिबंधित सामानों के बारे में जानेंगे। बम और उसमें विस्फोट करने के तरीकों के बारे में जानेंगे। बम या विस्फोटकों को किन किन तरीकों से छुपाया जा सकता है उसके विषय में जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किसी बम विस्फोट के होने पर क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं। हम इस विषय में भी चर्चा करेंगे कि कोई भी लावारिस बैग मिलने पर हमें क्या करना चाहिए। जो सामान सुरक्षा की दृष्टि से हवाई जहाज में नहीं ले जाए जा सकते उन्हें प्रतिबंधित सामान कहा जाता है। प्रतिबंधित सामानों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ये 4 श्रेणियां हैं: वेपन अर्थात हथियार, डेंजरस आर्टिकल अर्थात खतरनाक सामान, डेंजरस सब्सटेंस अर्थात खतरनाक पदार्थ और एक्सप्लोसिव अर्थात विस्फोटक। वेपन या हथियार वो चीजें हैं जिन्हें मूल रूप से किसी को घायल करने, मारने या अक्षम करके नियंत्रण में करने के लिए ही बनाया गया है। हथियार की श्रेणी में आने वाली चीजों में चाकू, तलवार, बंदूक, रिवॉल्वर, राइफल, मशीन गन, कृपाण, तीर कमान, बिजली का झटका देने वाला हथियार, मार्शल आर्ट में प्रयोग होने वाला सामान, बेंत और छतरी में छुपाए जाने वाली तलवारें आदि शामिल हैं। हथकड़ी को भी हथियार की श्रेणी में ही माना जाता है क्योंकि उससे किसी व्यक्ति को अपने नियंत्रण में लिया जा सकता है। कृपाण के मामले में भारत में सिख यात्रियों को धर्म के आधार पर कुछ छूट दी गई है। इस छूट के अनुसार सिख धर्म के मानने वाले यात्री अपने साथ एक 9 इंच तक की कृपाण लेकर यात्रा कर सकते हैं, जिसका ब्लेड 6 इंच से ज्यादा नहीं हो सकता। यदि ब्लेड 6 इंच से कम है तो उसका हत्था 3 इंच से ज्यादा हो सकता है, लेकिन ब्लेड और हत्था दोनों मिलाकर कुल 9 इंच से ज्यादा नहीं हो सकते। ये भी आवश्यक है कि ये कृपाण उस व्यक्ति के शरीर पर कहीं लगाई गई हो। ये उसके साथ लाए गए सामान में नहीं हो सकती। ये छूट केवल पूर्णतः घरेलू विमानों में है। सभी अंतर्राष्ट्रीय विमानों में किसी भी साइज का कृपाण प्रतिबंधित है। अब बात करते हैं डेंजरस आर्टिकल अर्थात खतरनाक सामान की। खतरनाक सामान वो चीजें हैं जिनका निर्माण मूल रूप से किसी को घायल करने या मारने या नियंत्रण में करने के लिए नहीं किया गया है, लेकिन इन चीजों का दुरुपयोग इन कामों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हॉकी को मूल रूप से खेलने के लिए बनाया गया है, लेकिन आप हॉकी से किसी पर हमला भी कर सकते हैं। अतः ऐसी जितनी भी चीजें हैं जिनका दुरुपयोग किसी को मारने, घायल करने या नियंत्रण में करने के लिए किया जा सकता है, वो सभी चीजें खतरनाक सामान की श्रेणी अर्थात डेंजरस आर्टिकल की श्रेणी में आती हैं। इस श्रेणी में खेलों में प्रयोग होने वाली स्टार्टर पिस्टल, सभी प्रकार के पेचकस, छेनी, बर्फ तोड़ने का सुआ, हथियार के रूप में बने हुए खिलौने या किसी भी प्रकार के विस्फोटक का मॉडल जो कि देखने में सचमुच के विस्फोटक जैसा लगता हो आदि आते हैं। प्रतिबंधित सामानों की अगली श्रेणी है डेंजरस सब्सटेंसेस अर्थात खतरनाक पदार्थ। इस श्रेणी में वो वस्तुएं आती हैं जो कि ना ही हथियार हैं और ना ही खतरनाक वस्तुएं, किंतु इन पदार्थों की रासायनिक प्रकृति इस तरह की है कि ये आसपास के वातावरण से क्रिया करके यात्रियों या क्रू या विमान के लिए कोई असुरक्षित स्थिति पैदा कर सकते हैं। इस श्रेणी में सभी प्रकार के ज्वलनशील द्रव जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, लाइटर का ईंधन, अल्कोहल, एथेनॉल आदि हैं। किसी भी प्रकार की गैस या गैस के सिलेंडर जो कि काफी मात्रा में हों, वो भी इस श्रेणी में आते हैं। टर्पेंटाइन या पेंट थिनर डेंजरस सब्सटेंस की श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी के अन्य पदार्थों में शामिल हैं सभी प्रकार के एसिड या अम्ल, एल्कलाइन या क्षार, सभी प्रकार के कोरोसिव या ब्लीचिंग एजेंट, किसी भी प्रकार के रेडियो एक्टिव मटीरियल, किसी भी प्रकार का विष अर्थात जहर, सभी प्रकार के जैविक रूप से खतरनाक पदार्थ जैसे कि बैक्टीरिया या संक्रमित खाना या वायरस, ऐसी कोई भी चीज जिसमें बहुत आसानी से आग लग सकती है, फायर फाइटिंग के सिलेंडर आदि। चौथे प्रकार के प्रतिबंधित पदार्थ विस्फोटक हैं।
ये पदार्थ किसी भी प्रकार के झटके या दबाव या तापमान के संपर्क में आने पर तत्काल रूप से विस्फोट कर सकते हैं, जिससे बहुत सारी गैस, दबाव और तापमान पैदा होता है। विस्फोटक दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हाई एक्सप्लोसिव और लो एक्सप्लोसिव कहा जाता है। हिंदी में हम इन्हें निम्न विस्फोटक और उच्च विस्फोटक कहेंगे, लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में भी इन्हें हाई एक्सप्लोसिव और लो एक्सप्लोसिव ही कहा जाता है। लो एक्सप्लोसिव में सभी प्रकार के पटाखे, आतिशबाजी और गन पाउडर आते हैं। इसमें वो आतिशबाजी भी शामिल है जिसे विभिन्न उत्सवों पर, मैदानों में और थिएटर में मंच पर विभिन्न कार्यक्रमों में प्रयोग किया जाता है। लो एक्सप्लोसिव या निम्न विस्फोटक में विस्फोट करने के लिए किसी विशेष सामान की आवश्यकता नहीं होती और सामान्य माचिस या प्रहार की सहायता से इनमें विस्फोट कराया जा सकता है। इस कारण से इन्हें लाना, ले जाना या स्टोर करना सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती से इनमें विस्फोट हो सकता है। सही मायने में लो एक्सप्लोसिव में विस्फोट नहीं होता, बल्कि आग लगती है। अगर लो एक्सप्लोसिव में विस्फोट कराना है तो उसे किसी चीज में बंद करना पड़ता है, जैसे कि सुतली बम, जिसमें लो एक्सप्लोसिव को सुतलियों के अंदर बंद कर देते हैं। लो एक्सप्लोसिव में आग लगने पर उसमें बहुत बड़ी मात्रा में दबाव के साथ गैस पैदा होती है। वो अपने ठोस या द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस लो एक्सप्लोसिव को अगर किसी चीज में बंद कर देते हैं तो उत्पन्न हुई गैस के दबाव से वो बाहरी आवरण टूट जाता है, जिससे विस्फोट होता है। हाई एक्सप्लोसिव लो एक्सप्लोसिव से इस प्रकार भिन्न है कि हाई एक्सप्लोसिव में सीधे सीधे माचिस से या उस पर कोई प्रहार करके उसमें विस्फोट नहीं किया जा सकता। हाई एक्सप्लोसिव में विस्फोट कराने के लिए हमें एक अलग प्रकार की डिवाइस की जरूरत होती है, जिसे डेटोनेटर कहते हैं। डेटोनेटर स्वयं अपने आप में एक छोटा एक्सप्लोसिव है। हाई एक्सप्लोसिव में विस्फोट करने के लिए उसे किसी चीज के अंदर बंद करने की आवश्यकता नहीं होती और केवल डेटोनेटर में विस्फोट कराने से ही हाई एक्सप्लोसिव में विस्फोट कराया जा सकता है। इस कारण हाई एक्सप्लोसिव लाने, ले जाने के लिए या स्टोर करने के लिए सुरक्षित हैं, क्योंकि इनमें अपने आप विस्फोट नहीं हो सकता। हाई एक्सप्लोसिव का विस्फोट लो एक्सप्लोसिव के मुकाबले कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। हाई एक्सप्लोसिव कई प्रकार के होते हैं। इन्हें मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। इनमें से सबसे पहले हैं नाइट्रोग्लिसरीन पर आधारित विस्फोटक। इन्हें व्यावसायिक विस्फोटक भी कहा जाता है और इनमें प्रमुख हैं डायनामाइट जेल इग्नाइट, ब्लास्टिंग जेल इग्नाइट, स्पेशल जेल और फ्रेग्रेंस। दूसरी प्रकार के हाई एक्सप्लोसिव टीएनटी पर आधारित होते हैं। टीएनटी का पूरा नाम ट्राई नाइट्रो टोल्यून है, जो कि एक पीलापन लिए हुए ठोस पदार्थ होता है। इसे किसी भी आकार में पिघलाया या ढाला जा सकता है। तीसरी प्रकार के हाई एक्सप्लोसिव को प्लास्टिक एक्सप्लोसिव कहते हैं। ये ज्यादातर या तो आरडीएक्स आधारित होते हैं या पीईटीएन आधारित होते हैं। इन्हें ज्यादातर आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। ये सर्वविदित तथ्य है कि कुछ 100 ग्राम प्लास्टिक एक्सप्लोसिव से पूरे के पूरे हवाई जहाज का विनाश किया जा सकता है। C4, PE4, सेमटेक्स H आदि प्रमुख प्लास्टिक एक्सप्लोसिव हैं। चौथे प्रकार के हाई एक्सप्लोसिव किसी ईंधन और ऑक्सीजन छोड़ने वाले पदार्थ का मिश्रण होते हैं। ये मिश्रण ज्यादातर ऐसी चीजों से बना होता है जो कि जलती है, जैसे कि कोई तेल या कोई भी ऑक्सीजन से भरा हुआ रसायन जो कि गर्म करने पर तेजी से ऑक्सीजन छोड़ता है, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट। ज्यादातर किसी भी ईंधन में ऑक्सीडेंट को मिलाने से हाई एक्सप्लोसिव या आतिशबाजी का प्रभाव पैदा होता है। इस श्रेणी के सबसे प्रमुख व्यावसायिक विस्फोटकों में ANFO तथा पावर जेल हैं। अब हम IED के विषय में बात करेंगे, जिसे सामान्य भाषा में बम कहा जाता है। IED का फुल फॉर्म है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। इसे हिंदी में उन्नत विस्फोटक उपकरण कह सकते हैं, किंतु सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे IED ही कहते हैं। इसे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कोई निश्चित डिजाइन नहीं होता। हर बार अपराधी या आतंकवादी इसे नए नए तरीकों से बनाते हैं, अतः ये हर बार इम्प्रोवाइज्ड होता है, इसलिए इसे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस कहते हैं। IED के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग एक हाई एक्सप्लोसिव होता है,
जिसे मेन चार्ज भी कहते हैं। इस हाई एक्सप्लोसिव या मेन चार्ज में विस्फोट करने के लिए एक डेटोनेटर की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि बिना डेटोनेटर के हाई एक्सप्लोसिव में विस्फोट नहीं किया जा सकता। डेटोनेटर दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रिक, यानी कि बिजली से चलने वाले और बिना बिजली के चलने वाले। ज्यादातर बम में इलेक्ट्रिक डेटोनेटर का प्रयोग ही किया जाता है, क्योंकि उसे कंट्रोल करना ज्यादा आसान होता है। इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को पावर देने के लिए आईईडी में एक बैटरी होती है तथा बैटरी और डेटोनेटर के बीच में एक स्विच लगाया जाता है। स्विच को ऑन करने से बैटरी की पावर डेटोनेटर तक चली जाती है। पहले डेटोनेटर में विस्फोट होता है और फिर मुख्य विस्फोटक पदार्थ अर्थात हाई एक्सप्लोसिव में विस्फोट होता है। हर बार नए नए तरीकों से स्विच बनाए जाते हैं, जिनसे ये निश्चित होता है कि बैटरी की पावर डेटोनेटर को कैसे जाएगी। बैटरी पावर जैसे ही डेटोनेटर को जाती है, बम विस्फोट हो जाता है। किसी बम के 3 भाग हर बम में एक से ही होते हैं और ये पूरा का पूरा इम्प्रोवाइजेशन बम के अंदर लगे स्विच में ही होता है। इस स्विच की प्रणाली को 4 प्रकार में बांटा जा सकता है। सबसे पहले प्रकार के स्विच ऑफ को एंटी हैंडलिंग स्विच कहते हैं। इस प्रकार का स्विच बम के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने से ऑन हो जाता है। यदि आपने बम को हिलाया डुलाया या उठाकर फेंक दिया या दबाया या खींचा या उसमें कुछ चुभाया या किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ की, तो ये स्विच ऑन हो जाता है और बम फट जाता है। अतः कोई भी संदिग्ध वस्तु मिलने पर उसको न छूना और सुरक्षा कर्मियों को सूचित करना ही सबसे उचित विकल्प है, क्योंकि हम नहीं जानते कि यदि वो बम हुआ तो उसका स्विच किस तरह ऑन होगा और जरा सी भी गलती से बम फट सकता है। दूसरे प्रकार के स्विच को टाइम डिले कहते हैं। इसमें एक टाइमर स्विच के स्थान पर लगाया जाता है, जिसमें पहले से निश्चित टाइम पूरा होने पर यह स्विच ऑन हो जाता है और बैटरी की पावर डेटोनेटर को चली जाती है तथा बम फट जाता है। ये टाइमर कई प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है वो इलेक्ट्रॉनिक हो या मैकेनिकल हो या हाइड्रोलिक हो या न्यूमैटिक हो या घड़ी के माध्यम से दिया गया हो। टाइमर बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, यहाँ तक कि आजकल केमिकल टाइमर भी उपलब्ध हैं। तीसरी प्रकार के स्विच को एम्बिएंट कंट्रोल स्विच कहा जाता है। ये अपने आसपास के वातावरण की स्थिति को पहचान कर स्विच को ऑन कर देता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि इसमें टेम्परेचर सेंसर हो, जो कि अपने आसपास के तापमान के एक निश्चित बिंदु पर पहुंचने के बाद स्विच को ऑन कर देता है। हो सकता है कि वो स्विच ध्वनि को पहचानता हो और आसपास का शोर बढ़ने पर वो स्विच काम करे और बैटरी की पावर को डेटोनेटर को दे दे। ये भी हो सकता है कि वो लाइट सेंसिंग अर्थात प्रकाश संवेदी स्विच हो और उस बम के ऊपर किसी भी प्रकार की रोशनी पड़ते ही ये स्विच ऑन हो जाए और बम फट जाए। ऐसे बहुत से अन्य तरीकों के स्विच बनाए जा सकते हैं, जो कि बम के आसपास के वातावरण को पहचान कर स्विच को ऑन कर सकते हैं। चौथी प्रकार के स्विच को रिमोट कंट्रोल या कमांड कंट्रोल कहा जाता है। इस तकनीक में बम लगाने वाला व्यक्ति स्वयं बम को फटने का कमांड या आदेश देता है। ये कमांड सामान तारों के माध्यम से भी दिया जा सकता है, जैसे कि हमारे घरों में किसी पंखे या लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए हम सामान्य स्विच से कमांड देते हैं। ये तरीका नक्सलवाद से प्रभावित इलाकों में ज्यादातर प्रयोग होता है। इसमें नक्सली बम को सड़क में गड्ढा खोदकर दबा देते हैं और दूर तक उसकी स्विच की तारों को जमीन के नीचे बिछा देते हैं। जब भी कोई वाहन उस सड़क से गुजरता है तो वो दूर से ही जमीन के नीचे बिछाए गए तारों की सहायता से उस स्विच को ऑन कर देते हैं और बम में विस्फोट हो जाता है। ये कमांड मोबाइल के सिम कार्ड से भी हो सकता है, किसी इंफ्रारेड रिमोट से भी हो सकता है, ब्लूटूथ से कंट्रोल होने वाली किसी डिवाइस से भी हो सकता है, किसी VHF कम्युनिकेशन से भी हो सकता है। इसके भी बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। इस प्रकार के स्विच में बम लगाने वाले ने कोई समय निर्धारित नहीं किया है या बम के फटने का कारण अन्य कोई चीज नहीं है, बल्कि इस बम को स्वयं उसके द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। इसमें बम लगाने वाला बम लगाकर प्रतीक्षा करता रहता है और जब वो चाहता है तब बम को फटने का निर्देश देता है। अब हम बम फटने पर उसके प्रभावों के बारे में बात करेंगे।
बम के फटने पर एक बहुत बड़ा गैस का दबाव पैदा होता है। इसे समझने के लिए आप ये जान लीजिए कि आपके 2 पहिया वाहन के टायरों में जो हवा का दबाव होता है वो 30 psi का होता है, या फिर आपकी कार के टायर में जो हवा का दबाव होता है वो 30 से 35 psi तक का होता है। ये माना जाता है कि 50 psi के दबाव पर किसी व्यक्ति के कानों के अंदर का ड्रम फट जाता है और व्यक्ति बहरा हो जाता है। इसी तरह 150 psi के प्रेशर पर व्यक्ति के फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। लेकिन जब किसी बम में विस्फोट होता है, उससे पैदा होने वाला गैस का दबाव 40 लाख psi का होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि बम का विस्फोट इतना ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होता है। बम विस्फोट होने वाली जगह पर कोई भी जीवित नहीं बचता, इसलिए बम विस्फोट होने पर सभी लोगों की मृत्यु तो हो ही जाती है, बल्कि उनकी लाशों को पहचानना भी बहुत मुश्किल होता है। विस्फोट की गति 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और इस विस्फोट के कारण चीजें जिस गति से उड़ती हैं वो 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बम विस्फोट के तापीय प्रभाव को जानने के लिए आप पहले ये जान लीजिए कि एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलने लगता है। लेकिन जब एक पर 3,000 से 4,000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उत्पन्न होता है, जिससे सभी चीजों में आग लग जाती है। बम विस्फोट से लोगों के शरीर 30 से 60 फुट तक हवा में उछल जाते हैं और 100 मीटर की दूरी तक जाकर गिरते हैं। बम विस्फोट होने पर पहले तो उस जगह के चारों ओर बाहर की ओर बहुत बड़े दबाव का क्षेत्र निर्मित होता है और उस जगह पर वैक्यूम अर्थात निर्वात बन जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद वो दबाव वापस बम विस्फोट की जगह पर अंदर की ओर वापस आता है और बिल्डिंग की दीवारें या अन्य चीजें अंदर की ओर गिर जाती हैं। कई बार बड़ा बम विस्फोट होने पर भूकंप या सुनामी जैसी चीजें भी आ सकती हैं, जिनसे बहुत दूर तक भी बम विस्फोट की वजह से नुकसान होता है। इमारतों में, गाड़ियों में, संपत्ति में आग लगना, उनको नुकसान पहुंचना भी बम विस्फोट के ही प्रभाव हैं। अब हम बम या विस्फोटकों के छुपाने के तरीकों के विषय में चर्चा करेंगे। बम या विस्फोटकों को छुपाने के सारे तरीकों को तो कोई भी नहीं जान सकता, क्योंकि अपराधी या आतंकवादी जितना सोच सकता है उतनी तरह के नए नए तरीके इजाद कर सकता है। लेकिन आज तक जितने भी तरीके देखे गए हैं, हम उन पर तो चर्चा कर ही सकते हैं। विस्फोटकों को शेविंग क्रीम की ट्यूब में छुपाया जा सकता है, या फिर द्रव विस्फोटकों को विस्की या वाइन, किसी भी प्रकार की शराब की बोतलों में छुपाया जा सकता है। ये भी देखा गया है कि कई बार विस्फोटकों को जन्मदिन के केक के अंदर छुपाया जाता है। कई बार ब्लास्टिंग जेलेटिन को चॉकलेट के अंदर भी भर दिया जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि TNT को किसी भी आकार में पिघलाकर ढाला जा सकता है, तो हो सकता है कि इसके खिलौने बना लिए जाएं, या वॉल पेंटिंग बना ली जाए, या कोई और चीज बना ली जाए जो देखने में कुछ और चीज का भ्रम पैदा करे, लेकिन वास्तव में वो विस्फोटक है। कई बार बैग या सूटकेस की तली की मोटाई को बढ़ाकर उसके अंदर विस्फोटक छुपा दिए जाते हैं। इसमें बाहर से देखने पर उस सामान का साइज बड़ा होगा, लेकिन अंदर से देखने पर उसकी गहराई कम होगी, क्योंकि उसकी तली में विस्फोटक छुपा दिया गया है। कई बार जैकेट के अंदर भी विस्फोटक छुपाकर अपराधी उस जैकेट को पहन लेते हैं। ये भी देखा गया है कि स्थानीय बाजार में उपलब्ध सामानों की सहायता से भी विस्फोटक बनाए जाते हैं। डेटोनेटर के छोटा होने के कारण कई बार उसे पेन में, कैलकुलेटर में या जूते की तली में छुपाकर भी रखा जाता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि बम या विस्फोटक को कहीं भी छुपाया जा सकता है। एक सुरक्षा कर्मी को अपने विवेक से ये निर्णय करना होता है कि उसे कौन कौन सी चीजें चेक करनी हैं। इसमें अपराधी के हाव भाव या उसकी घबराहट ही सुरक्षा कर्मी की मदद करती है। बम टिफिन बॉक्स में भी हो सकता है, चश्मे के कवर में भी, जूते की तली में भी, या किसी भी अन्य चीज में हो सकता है। इस मॉड्यूल के अंत में अब हम ये जानेंगे कि कोई लावारिस वस्तु मिलने पर हमें क्या करना चाहिए। कोई भी संदिग्ध वस्तु मिलने पर सबसे मूलभूत और सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि उसे ना छुएं, उसे ना छुएं, उसे ना छुएं। ना ही उसे खोलने की कोशिश करें, ना ही उसका कवर उतारने की कोशिश करें, ना ही उसे हिलाएं डुलाएं,
ना ही उसे उठाकर फेंकने की कोशिश करें, ना ही किसी तार को काटने की कोशिश करें, ना ही उसके पास कोई धातु की चीज ले जाएं, ना ही उसे उठाने की कोशिश करें, ना ही उसके पास मोबाइल फोन ले जाएं। कुल मिलाकर उस वस्तु के साथ कुछ भी ना करें। सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि वो वस्तु वास्तव में लावारिस है। इसके लिए आसपास के लोगों से पूछताछ करें कि वो वस्तु किसी व्यक्ति की तो नहीं है जो कि वो गलती से भूल गया है। जब ये सुनिश्चित हो जाता है कि वो वस्तु किसी भी व्यक्ति की नहीं है और वास्तव में लावारिस है, तो अगला कदम ये है कि आप वहां से लोगों को हटाएं और उसके आसपास के क्षेत्र को खाली करवा दें। अब उस पूरे एरिया को किसी चीज से घेर दें, जैसे कि रेत की बोरियां या अन्य कोई तरीका। अंत में बम निरोधी दस्ते को सूचना दी जाएगी और उनके आने के बाद वो इसकी जांच करके ये सुनिश्चित करेंगे क्या ये वस्तु बम है या नहीं। यदि वो वस्तु बम है तो उसको निष्क्रिय करना भी बम निरोधी दस्ते का ही काम है। कुल मिलाकर लावारिस वस्तु मिलने पर इतना ही करना है कि उस वस्तु को किसी भी तरह से ना छुएं, लोगों को वहां से हटाएं और बम निरोधी दस्ते को बुलाएं। इस प्रकार ये 5वां मॉड्यूल यहाँ पर समाप्त होता है। एक छोटी आसान सी 6 प्रश्नों की परीक्षा देने के बाद आप अगले और अंतिम मॉड्यूल पर जा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।